आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, उद्भव रश्मि। कहानी कलचक्की की। वैद परिवार का पुश्तैनी आवास दूसरी पट्टी की नुक्कड़ पर स्थित वह हवेली थी, जहां पूरा परिवार एक साथ रहता था और आज भी वह सदा सुख जी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। जब परिवार का विस्तार हुआ, वहां सब का एक साथ रहना संभव नहीं रहा। तब श्री सदा सुख जी वैद ने भैरू जी की गली में एक बड़ी जगह खरीदी। उनकी योजना थी कि इसी जगह पर पुत्रों के लिए मकान बनवाकर सब पुत्रों के परिवारों को सुव्यवस्थित कर दूं। पूरा परिवार पास पास रहेगा, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। धनराज जी के पिता श्री सदा सुख जी बहुत ही समझदार, दूरदर्शी और सूझबूझ के धनी थे। समाज में भी उनका पूरा मान सम्मान था। वे अपने परिवार को सदा सुखी देखना चाहते थे। सुखी जीवन का आधार है संस्कार, संपदा की सुरक्षा। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, पर संगत के प्रभाव से परिवार के कुछ युवकों ने सट्टा खेलना शुरू कर दिया। व्यसन या लत कोई भी हो, लग जाने पर छूटना बहुत कठिन होता है। बहुत समझाने पर भी बच्चे सट्टे की आदत नहीं छोड़ सके। तब सदा सुख जी ने सोचा, सट्टा फाटका संपत्ति का नाश करता है, जमीन जायदाद को भी लील जाता है। कहीं ऐसा न हो अपनी जगह के अभाव में मेरे परिवार की आने वाली पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाएं। उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। जब लड़कों की शादी हुई, इस नौहरे का एक एक प्लॉट अपनी बहुओं को पग पकड़ाई में उपहार में दे दिया। उसी विशाल नौहरे में सदा सुख जी के सभी पुत्रों के पंक्तिबंद सुंदर मकान बन गए। सामने विशाल खुला मैदान, जो बच्चों के खेलने, विवाह शादी आदि समारोह तथा अन्य सामूहिक प्रवृत्तियों के रूप में काम आता। वह खुला विशाल मैदान जो पारिवारिक मेल मिलाप और सौहार्द का परिचायक है, वहीं वैद परिवार के वैचारिक खुलेपन का भी प्रतीक है। सदा सुख जी के पौत्र तथा धनराज जी के चौथे पुत्र शुभकरण जी संगतिवश कुछ नशा करने लगे थे। इस कारण से वे काम धंधा नहीं करते। उन्हें काम लगाने की दृष्टि से धनराज जी ने कल चक्की लगाई। उसके संचालन का दायित्व शुभकरण जी को सौंपा। योग की बात है, वह चक्की खूब अच्छी चलने लगी, वर्षों तक चलती रही। कल चक्की के कारण यह वैद परिवार भी कल चक्की वाले वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह पहचान आज भी यथावत बनी हुई है। जन्म और बचपन। सदा सुख जी के छठे पुत्र का नाम था सूरजमल जी वैद। सूरज जैसे ही प्रखर व तेजस्वी, विवेक और बुद्धि से अंतःकरण प्रकाशित, टमकोर के चौरड़िया परिवार की संस्कारी बालिका छोटी देवी के साथ उनका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। उनका आदर्श व सुखी दाम्पत्य जीवन धार्मिक संस्कारों का सिंचन पाकर अपनी हरितिमा बिखेर रहा था। नववधू छोटी देवी की व्यवहार कुशलता, सेवा भावना, मिलनसारिता और कार्यदक्षता जहां पूरे वातावरण में प्रसन्नता का परिमेल बिखेर रही थी, वहीं वे बड़े बुजुर्गों का मंगल आशीर्वाद भी बटोर रही थी। कालांतर में छोटी देवी ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। तीसरी पुत्री जन्म के कुछ समय बाद काल कवलित हो गई। बाकी दोनों पुत्रियां पिता के संरक्षण और मां की ममतामयी छांव में लाड प्यार से पल रही थी, बढ़ रही थी। उन दोनों कन्याओं में लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतिबिंब निहारते हुए माता पिता अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे थे। फिर भी पुरुष प्रधान भारतीय समाज की प्रचलित मान्यता व अवधारणा के अनुसार सूरजमल जी और छोटी देवी के अंतःकरण में पुत्र प्राप्ति की चाह दिनों दिन बलवती होती जा रही थी। कालांतर में सूरजमल जी अपने परिवार के साथ अर्थार्जन हेतु कलकत्ता, पश्चिम बंगाल चले गए। द्वंद्व प्रसाद और विषाद का। विक्रम संवत 1998 श्रावण कृष्णा त्रयोदशी, कलकत्ता महानगर का मातृ सेवा सदन।
परिचारिकाओं से गिरी छोटी देवी का मन प्रसाद और विषाद के झूले में झूल रहा था। पुत्र प्राप्ति की आशा भरी परिकल्पना कर वे कभी पुलक उठती थी तो कभी पुत्री के जन्म की आशंका से सिहर उठती थी। सूरजमल जी को पूरा विश्वास था कि इस बार कुल को रोशन करने वाला कुल दीपक जरूर प्राप्त होगा। बुआ जी जहां भतीजे की उम्मीद से सोने चांदी के गहने, खिलौने व कीमती जुग्गा टोपी सिलवा कर लाई थी, वहां दोनों बहनें भी नन्हे भाई को देखने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि भाई के अभाव में रक्षाबंधन का त्योहार बहनों के मासूम दिलों को आहत कर गुजर जाता था। अपनी सहेलियों या समवयस्क परिवार की लड़कियों की गोद में किलकारियां भरते उछलते कूदते छोटे भाइयों को देखकर उनका मन भी मचल उठता था। छोटे भाई को अंक में भरने के लिए उन्हें विश्वास था इस बार माँ उन्हें निश्चित ही एक भाई देगी। जब माँ पिताजी अस्पताल के लिए रवाना हो रहे थे तो दोनों बेटियां जिद करने लगी कि हम भी साथ जाएगी और सबसे पहले भाई के जन्म की खुशियां मनाएगी, किंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। दोनों बहनें बुआ जी के पास घर पर ही रही। अवतरण दिव्यता का सायकाल गोधूलिक वेला माँ छोटी की कोख से उत्पन्न नवजात शिशु ने बाल साथ के माध्यम से अपने आगमन की सूचना दी। दिशाएं विहस उठी, धरती हरित परिधान पहन झूम झूम कर नाचने लगी। अंबर ने गीत गाए, पवन ने सुगंधियां बांटी, प्रकृति रोमांचित हो उठी। कुछ ही क्षणों बाद परिचारिका नर्स ने लड़की होने की सूचना दी। माँ को लगा उसके सपनों का महल जैसे धराशाही हो गया। आंखों के आगे निराशा का कोहरा छा गया। चाहती पुत्र प्राप्ति की आ गई अनचाही बेटी। पिता सूरजमल जी को भी एक बार ऐसा लगा मानो बिजली का करंट छू गया हो, पर अगले ही क्षण नियति का योग मानकर माता पिता दोनों संतुलित हो गए। कन्या जन्म को लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक मान मन को आश्वस्त किया। इधर सूरजमल जी ने घर आकर अपनी बहन व बेटियों को कन्या जन्म की सूचना दी तो बुआ फूट फूट कर रोने लगी। बहनों का मुखड़ा मुरझा गया, आंखों में आंसू छलक पड़े। काश हम भी एक भाई की बहनें होने का गर्व कर सकती। कन्या बड़ी भागन है। प्रत्येक जातक अतीत से बहुत कुछ लेकर आता है। उसका वर्तमान अतीत के अनेक जन्मों और संस्कारों की अनंत श्रृंखलाओं से आबद्ध होता है। उन्हीं संचित संस्कारों से ही उसके भविष्य का निर्माण होता है। जन्म के समय अतीत और अनागत दोनों अज्ञात होते हैं। अज्ञात को ज्ञात करने की दिशा में प्रयत्न करना मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। उसका एक उपाय है जन्म कुंडली। अपनी संतान के शुभ अशुभ भविष्य को जानने के लिए प्राय माता पिता उसकी जन्म कुंडली बनवाते हैं। सूरजमल जी ने भी अपनी नन्ही बिटिया की जन्म कुंडली बनवाने के लिए ब्राह्मण पंडित को बुलाया। बुआ जी ने पंडित को नेक का 1 रुपया दिया। पंडित जी खुश नहीं हुए, बोले बाई 1 रुपया क्या देती हो, कम से कम 2 तो देती। बुआ जी ने कहा ब्राह्मण देवता, भाभी के यदि लड़का होता तो 2 क्या 5 रुपया देती। आपका मुंह बतासों से भर देती, पर छोरी हुई है 2 रुपये किस नाम के दूं। ब्राह्मण विद्वान बोले बहन इतनी दुखी क्यों होती हो, लड़की हुई है तो क्या हुआ, यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है। यह बाप भागन नहीं आप भागन है। जन्म लगन और कुंडली कहती हैं इसके ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। आप मेरी बात पर विश्वास करें, यह कन्या जातक निश्चित ही अपने माँ बाप और कुल का नाम रोशन करेगी। पंडित जी के मुख से अनायास निकली भविष्यवाणी को सुनकर पारिवारिक जन हर्षोल्फुल्ल हो उठे। मानसिक विषाद प्रसाद में बदल गया। सबके चेहरे खिल गए, आंखों में चमक आ गई। सचमुच उस मंगलमयी बेला में सूरजमल जी के घर आंगन में दिव्यता का अवतरण हुआ था। कन्या के रूप में मानो लक्ष्मी ने जन्म लिया था, सरस्वती ने जन्म लिया था, शक्ति और ज्योति ने जन्म लिया था, एक इतिहास ने जन्म लिया था। बालिका का जन्म नाम कलावती रखा गया। परिजनों ने कहा यह चंद्रमा की कलाओं की भांति निरंतर बढ़ती रहेगी।
बोलचाल का संक्षिप्त और सरल नाम था कला। माता पिता व परिजन कला को प्यार से कल्लू कहने लगे। अक्षय अंक, अक्षय ज्योति। ज्योतिष विद्या या कुंडली के फलादेश का आधारभूत तत्व है जातक का जन्म समय। वर्ष, माह, पक्ष, तिथि, घड़ी, पल आदि की गणना और सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा ही किसी जातक के भविष्य का विश्लेषण किया जा सकता है। ज्योतिष विद्या के फलादेश के आधार पर ब्राह्मण विद्वान ने नवजात कन्या को सौभाग्यशालिनी बताया तो अंक गणित के अध्येताओं ने कला के जन्म को अक्षय ज्योति का अवतरण माना। अंक विद्या के अनुसार 9 का अंक आध्यात्मिक अंक है, अक्षय अंक है। 9 के अंक को किसी भी अंक से गुणित करो, गुणनफल 9 की संख्या में ही आएगा। कलावती का जन्म विक्रम संवत 1998 में श्रावण कृष्णा त्रयोदशी के दिन हुआ। वर्ष, माह और तिथि के अंकों को जोड़ने से 9 का अंक ही आता है। वर्ष संख्या 1998 के अंकों 1 + 9 + 9 + 8 को जोड़े तो 27 की संख्या होती है। 2 + 7 = 9 हुए। श्रावण मास 5वां मास है। 5 के अंक को त्रयोदशी तिथि 13 संख्या में जोड़ने पर 5 + 13 = 18 हुए। 18 को 1 + 8 की जोड़ पुनः 9 का अंक, अक्षय अंक है ये। जिस जातक के जन्म का अंक अक्षय होता है वह अपने जीवन में पर्याप्त यश, ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि का भी अपना विशिष्ट महत्व है। भारतीय परंपरा में यह शुभ व पुण्य तिथि मानी जाती है। प्रचलित लोक धारणा के अनुसार तृतीया और त्रयोदशी को अबूझ मुहूर्त के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। पूनम की पड़वा भली, अमावस की बीज, अणपूछ्यो मुहूर्त भलो का तेरस के तीज। आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष आचार्य श्री तुलसी त्रयोदशी तिथि को सर्वसिद्ध त्रयोदशी कहते थे। जैन शासन और तेरापंथ धर्म संघ की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं त्रयोदशी तिथि और 13 के अंक से जुड़ी हुई हैं। नवजात बालिका कला की नन्ही धड़कनों में भविष्य की महती संभावनाएं परिसंपादित हो रही थी। वह अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के द्वारा जीवन के फलक पर सिद्धियों के कितने स्वस्तिक उकेरेगी, यह भविष्य के गर्भ में था। किंतु जन्म समय के ग्रह नक्षत्रों का योग, समय, स्थिति, ये सब उसके उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहे थे। अरबी ज्योतिष के अनुसार बुध प्रधान व्यक्तित्व। कला की जन्म राशि मिथुन थी। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, इसलिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति बुध प्रधान होते हैं। अरबी ज्योतिष में बुध प्रधान व्यक्तित्व का जिस रूप में वर्णन किया गया है वे सब पहलू बालिका कला के जीवन में उत्तरोत्तर विकसित होते हुए पूर्णता तक पहुंच गए। इस व्यक्तित्व का समग्रता से अध्ययन करने वालों को ऐसा अनुभव होगा मानो यह कोई देवांशी तत्वों से निर्मित है। अरबी ज्योतिष का निष्कर्ष है कि बुद्ध प्रधान व्यक्ति बुद्धिजीवी, अनुशासन प्रिय, दृढ़ निश्चय, होशियार और साहित्य संगीत प्रेमी होते हैं। वे चिंतनशील, महत्वाकांक्षी और हाजिर जवाबी होते हैं। साथ ही वे मितव्ययी, अच्छी लेखनी के धनी और बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। वे अनुसंधान प्रेमी, यात्रा के शौकीन एवं खुले स्थान को पसंद करने वाले होते हैं। वे पढ़ने लिखने में काफी निपुण होते हैं। बुद्ध प्रधान व्यक्ति यदि वकील, सलाहकार, अध्यापक या लेखक होते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का अनुसरण नहीं करते। इनकी नेतृत्व क्षमता भी विशिष्ट होती है। इस व्यक्तित्व की प्रभास्वर रश्मियों की झलक हम आगे अलग अलग वातावरणों से प्राप्त करेंगे। कलकत्ता से लाडनू। कला लगभग 1.5 माह की हुई होगी। उस समय जर्मन और जापान में लड़ाई छिड़ गई। यूरोपीय देशों से उठी युद्ध की भीषण लपटों ने सारे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। सर्वत्र आतंक की छाया, आशंका और अनिश्चितता का वातावरण।
कब कहाँ क्या घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। युद्ध और एटम बमों के धमाकों की विभीषिका भारतीय उपमहाद्वीप की काया को भी भीतर तक कंपा रही थी। प्रशासन तंत्र के सामने महानगरों की घनी आबादी की सुरक्षा का अहम सवाल था। इसी क्रम में सरकार द्वारा कलकत्ता महानगर को खाली करने का आदेश प्रसारित हो गया। सूरजमल जी के लिए तत्काल कलकत्ता छोड़ देना संभव नहीं था, पर उन्होंने परिवार को वहां रखना उचित नहीं समझा। उनके बहनोई श्री चंपालाल जी पिंचा उस समय सरदार शहर आ रहे थे। उनके साथ सूरजमल जी ने अपनी पत्नी व बच्चों को लाडनू भेज दिया। संभवतः प्रकृति ने कला की एकांत प्रियता और कोलाहल से दूर रहने की सहज रुचि को पहले ही पढ़ लिया था। इसीलिए यह स्थान परिवर्तन भी कला के शुभ भविष्य का आधार बन गया। कला अपनी माँ और बहनों के साथ अपने पैतृक गांव लाडनू आ गई। कलचक्की का हरा भरा स्वच्छ प्रदूषण मुक्त और खुला वातावरण कला के स्वस्थ व संतुलित विकास में योगभूत बन रहा था। कहते हैं जहाँ शुद्ध हवा और रोशनी का पर्याप्त प्रवेश होता है वहाँ रोग और डॉक्टर का प्रवेश निषिद्ध होता है। इसके विपरीत जहाँ हवा और रोशनी का प्रवेश नहीं होता वहाँ रोग और डॉक्टर का प्रवेश आसानी से हो जाता है। श्यामल वर्ण, घने काले बाल, कजरारी चमकीली बड़ी बड़ी आंखें, सौम्य प्रसन्न आकृति, स्वस्थ सुडोल काया, ये सब आगंतुक को प्रथम दृष्टि में ही मोह लेते थे। चारों ओर टुकर टुकुर निहारती, किलकारियां भरती, हंसती मुस्कुराती, एक हाथ से दूसरे हाथ व एक गोद से दूसरी गोद में संचलन करती हुई कला सबके नेह दुहार का केंद्र बन रही थी। प्रत्येक बच्चे में बाल सुलभ चपलता होती है, पर कला इसकी अपवाद थी। बचपन में भी वह चंचल नहीं थी, अधिकतर स्थिर और आत्म केंद्रित रहती थी। संभव है यह पूर्व जन्म की साधना और तपस्या का परिणाम हो। कला के शैशव की कमनीय कहानी सुनाते हुए माँ छोटी देवी कहती, कला विशेष रोती नहीं थी। जहाँ कहीं बैठा देते वहीं चुपचाप बैठी रहती, स्वयं के साथ ही खेलती रहती, न अधिक रोना न अधिक हंसना, किसी के हंसाने पर बस मीठा स्मित बिखेर देती थी। उसकी शांत और सौम्य मुद्रा बहुत ही आकर्षक लगती थी। दोनों बड़ी बहनों रायको, कंवरी और मूली मंजुला में कभी कभी इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। एक कहती कला को मैं अपने पास रखूंगी, खिलाऊंगी, और दूसरी कहती इसे मैं अपने पास रखूंगी। भागन बेटी जाई, दो दो भाई लाई। लड़का जन्म के साथ ही कुछ लेकर नहीं आता और लड़की जन्मते ही कुछ मांग नहीं करती। फिर भी पता नहीं क्यों समाज की ऐसी धारणा बन गई है कि लड़के का जन्म होता है तो घर आंगन खुशी से झूम उठता है और लड़की के जन्म की सूचना पाते ही सर्वत्र मायूसी छा जाती है। लड़के चाहे कितने ही हो जाए भारी नहीं लगते, अपितु आनंददायी माने जाते हैं। लड़की एक से अधिक होते ही भारी लगने लग जाती हैं, शिला जैसी। अभिभावकों के दिलों में खटकने लगती हैं सूल जैसी। कला के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था, किंतु बाद में सब अनुभव करने लगे थे कि सूरजमल जी की तीसरी लड़की कला भार नहीं उपहार बनकर आई है। कला जब 2 वर्ष की हुई, माँ छोटी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की खुशबू फैल गई। उसका नाम रखा गया कमल। कभी घुटनों के बल सरपट दौड़ती और कभी पायल के घुंघरों की छमछमाहट के साथ ठुमकती कला खिलौने जैसे सलोने भाई को पाकर और अधिक खिल उठती थी। कमल जब 2 वर्ष का हुआ तो माँ ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विमल। अब तो कला का घर परिवार में मोल तोल और अधिक बढ़ गया। सबके मुंह पर एक ही बात थी, कला बहुत भागन है, अपने पीछे 2-2 भाई लाई हैं। कला को भी अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार था। छोटे भाई विमल को तो वह गोदी से उतारना भी नहीं चाहती थी, जबकि वह स्वयं 4-5 वर्ष की ही थी। विमल के बाद एक छोटी बहन हुई, उसका नाम है निर्मला। इस प्रकार सूरजमल जी व छोटी देवी की कुल 6 संतानें थीं, 4 पुत्रियां और 2 पुत्र।
उनके नाम हैं पुत्रिया, पहली राय कवरी, दूसरी मूली साध्वी मंजुला, तीसरी कला साध्वी कनक प्रभा, चौथी निर्मला। पुत्र पहला कमल और दूसरा विमल। संभावनाओं की धरती, विकास के अंकुर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिशु के निर्माण में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का समय बहुत ही मूल्यवान होता है। इस अवधि में वह अपनी बुद्धि, भावनाओं, इच्छा शक्ति एवं चरित्र के विकास की दृष्टि से अपने आसपास के वातावरण से जितना ग्रहण करता है उतना 5 वर्ष से लेकर जीवन के अंत तक भी नहीं सीख सकता। बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक बालक के स्थूल शरीर के विकास की नींव पड़ती है। दूसरे 7 वर्ष में बच्चे का भाव केंद्र विकसित होता है। तीसरे 7 वर्ष की अवधि में उसका तीसरा शरीर, मन शरीर विकसित होता है। इसके लिए अपेक्षित है स्वस्थ पारिवारिक वातावरण और माता पिता की जागरूक भूमिका। सौभाग्य से बालिका कला को विकास का समुचित अवसर, समुचित वातावरण और माता पिता के स्नेह संरक्षण का ऐसा समुचित योग प्राप्त था जिससे वह दिनों दिन आंतरिक बाह्य विकास की दिशा में अग्रसर हो रही थी। कला प्रारंभ से ही अंतर्मुखी वृत्ति वाली थी। बच्चों की जो उम्र खेल कूद और मौज मस्ती की होती है, उन क्षणों में भी कला में सृजन धर्मिता के लक्षण प्रकट हो रहे थे। कहते तो हैं कि बच्चा हर चीज को तोड़ फोड़ कर ही निर्माण के रहस्य सूत्र सीखता है, किंतु कला तोड़ फोड़ करना तो संभवतः जानती ही नहीं थी। हाँ, गुड्डा गुड्डी बनाना और उनका खेल रचना कला को बहुत ही रुचिकर लगता था। खाना पीना, नए नए कपड़े पहनना, जो भी नई चीज देखे उसे लेने का जिद करना, यह सामान्यतः प्रत्येक बच्चे की मनोवृत्ति होती है। किंतु कला को न खाने पीने का शौक था, न पहनने ओढ़ने का, अथवा नई नई चीजें इकट्ठे करने का शौक था। प्रारंभ से ही उसके मन में पदार्थ जगत के प्रति विशेष आकर्षण नहीं था। भोला बचपन। बालक सचमुच भोला होता है। वह अनुकरण प्रिय होता है, ग्रहणशील होता है। जो कुछ देखता है, सुनता है, वह उसी का पुनरावर्तन करने लगता है, चाहे उसका तात्पर्य समझे या न समझे। कला की बड़ी बहन मूली एक दिन बाहर खेल रही थी। काफी समय हो गया, वह खेलने में इतनी मस्त हो गई कि न घर की सुध रही न खाने पीने की। माँ इंतजार करती करती थक गई, इसलिए उक्ताए स्वर में बोली, भोगना कठे गया है, दिन भर खेलनो ही पाती आयो है। बहन ने माँ की आवाज सुनी नहीं। कला तत्काल उठकर बहन को बुलाने गई और आवाज दी, ए बाई, थारा भोगना कठे गया है। कला के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर एक बार तो माँ भी हंस पड़ी। उसका गुस्सा उतर गया। साथ ही कला को भी शिक्षा दी कि बच्चे बड़ों की हर बात को ऐसे नहीं दोहराया करते। कभी कभार वह थोड़ा जिद भी कर लेती थी और उसके विरल जिद को स्नेहिल भाव से पूरा भी किया जाता था। कला उस समय करीब 5 साल की थी। राजस्थान का उमंग भरा त्योहार सिंझारा। कला ने जिद ठान ली कि मुझे साड़ी पहननी है। उसी समय ब्लाउज सिलाया गया। बड़ी बहन राय कवरी की ओढ़नी को साड़ी बनाकर पहनाया गया। नए नए परिधान व आभूषणों से सजी कला सचमुच गणगौर सी लग रही थी। विवेकशील बालिका। कभी कभी ऐसा लगता था कला उम्र से भी अधिक सयानी और समझदार हो रही है। कला के पिता श्री सूरजमल जी वैद्य रोबीले व्यक्ति थे, प्रकृति से तेज थे। यद्यपि वे बिना मतलब न किसी को कुछ कहते और न डांटते थे, फिर भी उनका रोब रुतबा ऐसा था कि बच्चे उन्हें देखते ही सहम जाते थे, डरते भी थे। कला भी सहज संकोचशील व भीरू प्रकृति की थी। पिताजी से बहुत डरती थी। पिताजी किसी काम के लिए एक बार कह देते तो वह इतनी जागरूक हो जाती कि उसे उस काम के लिए दूसरी बार कहना नहीं पड़ता। सूरजमल जी का स्वभाव इतना कड़क था कि भोजन के समय उनकी परोसी हुई थाली में यदि कोई बच्चा भी हाथ डाल दे तो वे आग बबूला हो जाते। एक बार की बात है, पिताजी भोजन करने बैठे।
माँ भोजन परोस रही थी। कला पास में बैठी थी। छोटा भाई विमल उस समय लगभग 1 वर्ष का रहा होगा। वह पास में ही खेल रहा था। उसने अचानक पिताजी की थाली में हाथ डाल दिया। अब क्या था? पिताजी को गुस्सा आ गया। शांति से खाना ही नहीं खाने देते, यह कहते हुए वे बिना खाए ही थाली के ठोकर लगाकर चले गए। उसके बाद पिताजी जब भी भोजन करते, कला अपने आप भाई को गोद में लेकर बाहर चली जाती। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, किंतु कला की विवेक चेतना इतनी जागरूक थी कि उसे इशारे की भी अपेक्षा नहीं रहती थी। शिक्षा और अवरोध। शिक्षा प्राप्ति के लिए कला ने 6 वर्ष की उम्र में लाडनू की राजकीय कन्या पाठशाला में प्रवेश पाया। प्रारंभ से ही वह प्रतिभा संपन्न थी। मन लगाकर पढ़ती। स्कूल की 3 कक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उसकी पढ़ने की प्रबल इच्छा थी, किंतु अचानक अवरोध आ गया। माँ बीमार हो गई। बड़ी बहन की बहुत पहले ही शादी हो गई। दूसरी बहन दीक्षा लेने को तैयार थी, अतः वह परमार्थिक शिक्षण संस्था में अध्ययनरत थी। घर का काम, बच्चों की संभाल, इन दायित्वों को निभाते हुए पढ़ाई संभव नहीं थी। इसलिए पिताजी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। कला मन मसोस कर रह गई। उसके 3 छोटे भाई बहन थे। 3 भांजे भांजी भी अधिकतर ननिहाल रहा करते थे। बच्चों को संभालने के साथ साथ उस पर गृह कार्य का भी बोझ आ गया था। वह प्रत्येक कार्य इतने मनोयोग और दक्षता के साथ संपादित करती कि कौन सा कार्य मन चाहा है और कौन सा अनचाहा, यह किसी को भनक तक नहीं पड़ती। उसकी धृति के धरातल पर प्रतिक्रिया के अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुए। कला बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनकी भावनाओं की कद्र करती थी। डांटना डपटना तो दूर, उसका संवेदनशील मन बच्चों की कोमल भावनाओं को कभी आहत नहीं होने देता था। बच्चे भी उससे बहुत खुश रहते थे। कला के पास एक छोटी सी अलमारी थी। उसमें कुछ कांच के बर्तन व छोटे डिब्बे रखे हुए थे। कला को जब भी बच्चों की प्रिय चीजें, टॉफी, बिस्किट आदि दिए जाते, वह खाती नहीं, अपने डिब्बों में रख लेती। जब कोई बच्चा रोता, रूठ जाता या जिद करता तो कला उसे कभी कुछ देकर खुश कर लेती। कहते हैं जो बांट बांट कर खाना जानता है या खुले हाथों बांटना जानता है, वह सबका अपनत्व पा लेता है। स्नेह के साथ बच्चों पर अनुशासन करने की कला भी उसे सहज प्राप्त थी। माँ के निर्देशन में उसने धीरे धीरे घर के जरूरी काम सीख लिए और अपनी हैसियत के अनुसार पूरी जागरूकता के साथ घर का प्रत्येक कार्य संपादित करने लगी। 11-12 वर्ष की हुई तब वह खाना बना लेती थी। उसके घर गाय रहती थी। जब गाय दूहने वाला आता तब कला उसका भी अपेक्षित सहयोग करती। सुबह सुबह जब माँ सामायिक करती तब घर की साफ सफाई करना, दूध गर्म करना आदि कार्य भी यथासमय तैयार रखती थी। माँ को धार्मिक सहयोग देने में भी वह जागरूक रहती। पढ़ने में रुचि होने के कारण वह अपने छोटे बहन भाइयों को तथा भांजे भांजियों को भी नियमित पढ़ाया करती। समय बीता, दोनों अनुजों को पढ़ाने के लिए घर में शिक्षक की नियुक्ति की गई। कला को भी भाइयों के साथ पढ़ने को कहा गया। उसने भी साथ में पढ़ना शुरू किया, किंतु वह पढ़ नहीं सकी। हमारी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्थाओं में बेटे और बेटी के मध्य भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट था। उस समय शिक्षा का अधिक विकास तो नहीं था, फिर भी लड़कों को शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। उनके लिए अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ लेना और पत्र लिख लेना, इतना ही ज्ञान पर्याप्त माना जाता था। उस समय लाडनू में कन्या पाठशालाएं भी चलती थी और लड़कियां अच्छी संख्या में पढ़ने लगी थी। पढ़ाई से संबंधित अपने कड़वे मीठे अनुभव बताते हुए एक बार साध्वी प्रमुखा जी ने बताया, मैं स्कूल में मात्र 3 ही क्लास पढ़ी थी। उसके बाद परिस्थितिवश मेरा स्कूल छुड़ा दिया गया। मेरे छोटे भाई कमल और विमल को पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पर आता। दोनों भाई पढ़ते, मुझे भी उनके साथ पढ़ने को कहा गया। बड़ों के निर्देश को सम्मान देते हुए मैंने भी पढ़ना शुरू किया।
किंतु पढ़ाई के समय भी घर में कोई आवश्यक कार्य होता तो मुझे बीच में उठना पड़ता। कभी कभी बड़ों द्वारा काम उठाने पर मुझे एक ही क्लास में कई बार उठना पड़ता। इससे मेरे बाल मन पर कभी कभी प्रतिक्रिया होने लगती कि भाइयों को कभी नहीं उठाया जाता। पढ़ाई के बीच रोज मुझे ही उठाया जाता है। भाइयों को कभी किसी काम के लिए नहीं कहा जाता। छोटा बड़ा कोई भी काम हो मुझे ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? मैं शिक्षक से पढ़ने का नाम भी करूं और पढ़ भी न सकूं, इससे तो अच्छा है पढ़ना ही छोड़ दूं। इस अंतर्द्वंद ने मेरे मन में पढ़ाई के प्रति एक वितृष्णा सी पैदा कर दी और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। इससे ज्ञात होता है कि प्रतिभा, पढ़ने की रुचि और लगन होते हुए भी कला का औपचारिक शिक्षा का क्रम बाधित हो गया। फिर भी वह कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वह स्वयं को लड़कों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं मानती थी। घर के काम की तरह वह बाहर का, बाजार का काम भी निर्भीक होकर कर लेती थी। पहनावा भी उसे लड़कों जैसा ही पसंद था। लड़के जैसे बाल, कानों में लाल तथा पैंट बुशर्ट पहनने वह बिल्कुल लड़के जैसी ही लगती थी। उसके परिधान, व्यवहार और गति में गहरा आत्मविश्वास झलकता था। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे तो मन में था आगे बढ़ने का संकल्प। फिर भी वह परिपाक से पहले वह अपनी लक्ष्य दिशा निर्धारित नहीं कर पा रही थी। ओम अरहम।